आप सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अवसाद के विषय में। अवसाद क्या है, इसके होने के कारण विशेष क्या हैं, किन किन कारणों से अवसाद होता है अथवा हो सकता है, इसके नुकसान क्या हैं, अर्थात इसके होने पर कैसे कैसे कदम लोग उठाते हैं या कैसे कैसी परेशानियाँ आती हैं। इसके साथ ही अवसाद को दूर करने के कारण क्या हैं। तो अवसाद शब्द संस्कृत मूल का शब्द है, जिसको हम वर्तमान में डिप्रेशन भी कहते हैं, जिसको हम तनाव भी कहते हैं। तो तनाव या डिप्रेशन का ही दूसरा नाम अवसाद है। इसके कई प्रकार होते हैं। इसके होने के जो मूल कारण हैं वो ये हैं कि यदि हमको किसी प्रकार की चिंता होती है, किसी प्रकार की व्याधि होती है, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई समस्या जो हमारे मन को ठेस पहुंचाती है अथवा हमारे मन में घर कर जाती है अथवा हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं, ये कारण विशेष हैं अवसाद या डिप्रेशन होने के। और डिप्रेशन होने के बाद व्यक्ति यानी तनाव होने के बाद जातक विशेष विभिन्न प्रकार के कदम उठाता है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसके सामने आती हैं, जैसे लोगों से दूर हटना, बातचीत ना करना, झगड़ा करना, कहा सुनी करना, लोगों की ना सुनना, अपनी स्वयं की ना सुनना, ठीक से भोजन इत्यादि ना करना, नींद का ना आना, जिस काम को वो कर रहा है उस काम में उसका मन न लगना। जैसे यदि वो पढ़ाई कर रहा है तो वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकता, यदि वो कार्यक्षेत्र विशेष में है तो अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता, यदि वो घरेलू व्यक्ति मीन्स यदि वो पारिवारिक व्यक्ति है तो उसका परिवार सुखमय नहीं होता है, तनावग्रस्त पूरा जीवन ऐसा बीतता है। इसके लिए कोई दवा विशेष वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, औषधि विशेष भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको अपने मस्तिष्क को शांत करना, मस्तिष्क को आराम देना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिलैक्स कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सो सकें, आराम कर सकें या तनाव से दूर रह सकें या ऐसे माहौल से, ऐसे वातावरण से दूर रह सकें, वही आपके लिए लाभप्रद होता है। कई स्थानों पर इसके और दोष हैं। दोष क्या हैं? जैसे घर छोड़ करके चले जाना, घर में मन नहीं लगता है तो लोग अक्सर घर छोड़ करके चले जाते हैं। मन शांत होने के बाद, अवसाद से उन्मुक्त होने के बाद, तनाव से उन्मुक्त होने के बाद वापस गृहागमन होता है, वापस आते हैं। ये जब उच्च स्तर तक बढ़ जाता है तो स्थिति यहाँ तक आती है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। और अब आप लगातार सुन रहे हैं कि अक्सर कई सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। इसके साथ साथ में छोटी छोटी चीज़ को लेकर के हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने कैंसर के कई सारे पेशेंट को देखा कि उनके बाल नहीं हैं, बाल ना होने के कारण वो तनाव में आ जाते हैं और फिर कई प्रकार के उपचार अपनाते हैं, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, जिसके लिए अभी वर्तमान में इनसे दूर करने के लिए एक पोस्ट विशेष एक नियुक्ति की जाती है, जिसको हम काउंसलर या फिर परामर्शदाता कहते हैं। तो वो परामर्श देता है। परामर्श क्या देता है? परामर्श यही देता है कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको सुनता है, जिससे आपके जो मन में व्याकुलता है, बेचैनी है या तनाव का जो भी कारण है उसको वो जान सके और आपका मन हल्का हो सके, और साथ में कुछ सामान्य सी चीज़ें या आपके रूटीन को थोड़ा सा वो परिवर्तित करता है, थोड़ा सा बदलता है, जिससे आप तनाव मुक्त हो सकें। तो यहाँ कारण क्या विशेष होते हैं, हम इसको जान लेते हैं। यदि हम कुंडली के माध्यम से बातचीत करें तनाव के कारणों को लेकर के, तो चंद्रमा और बुध ये विशेष कारण होते हैं। चंद्रमा चूंकि मन का कारण है और बुध वाणी का कहीं ना कहीं कारक है, तो आप जब अपनी बात को किसी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं अथवा जो आपको कुछ कहना है वो आप कह तो देते हैं, लेकिन सामने से जो बातें आती हैं उसको जब आप सहन नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति में अवसाद उत्पन्न होता है अथवा तनाव उत्पन्न होता है। और वाणी का स्वामी बुध तो है, ये साथ साथ में जब चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा अर्थात मन का स्वामी चंद्रमा है, तो आपके मन में जब वो बातें घर कर जाती हैं, आपके द्वारा कही हुई या आपके द्वारा कोई लिया हुआ गलत निर्णय अथवा आप जिन बातों को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, वो जब मन में ऐसा घर कर जाती हैं तो हम कुंठाग्रसित हो जाते हैं और लगातार लगातार उनमें हम उलझते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बुध, चंद्र, पंचम भाव भी इसका कारक ग्रह होता है। पंचम भाव को भी हम बुद्धि से लेते हैं। तो जब हम बुद्धि से कार्य नहीं कर पाते हैं या फिर पंचमेश थोड़ा सा निर्बल होता है या पंचमेश यदि नीच ग्रह के साथ हो या पाप ग्रह के साथ हो अथवा पापाक्रांत हो, साथ में चंद्रमा की भी जब ऐसी स्थिति आती है तो डिप्रेशन या फिर अवसाद ये स्थिति आती है। अवसाद के होने पर
कई बार ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या करने पे क्या कुंडली में क्या स्थिति होती है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अथवा क्या स्थिति होती है कि आत्महत्या नहीं लोग करते हैं और सामान्य वो अवसाद से ग्रस्त होते हैं, पीड़ित होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कुछ उपायों के द्वारा वो वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि आय स्थाने गते चंद्रे चंद्र स्थान गते रवौ हठेन नाशो विज्ञेय पंचरात्रो विशेषतः। अर्थात यदि आय के स्थान में चंद्रमा गया हो, आय अर्थात 11वां भाव, अगर 11th हाउस में 11वें भाव में आय के स्थान में यदि चंद्रमा हो और चंद्र स्थान गते रवौ, और चंद्रमा के स्थान पर यदि रवि हो, रवि अर्थात सूर्य, अर्थात चंद्रमा का जो स्थान है, चंद्रमा का स्थान अर्थात चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, तो कर्क राशि अर्थात चौथा नंबर जहां भी लिखा हो वहां पर यदि सूर्य की स्थिति हो तो हठेन नाशो विज्ञेय, है ना, हठ के द्वारा नाश होता है, ऐसा जो विज्ञ लोग हैं, ऐसा अर्थात जो ज्योतिषी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। और कब तक होता है तो कहा पंचरात्रो विशेषतः, 5 रात के अंदर अर्थात 5 दिन के भीतर ही यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो 5 रात के अंदर ही हठ के द्वारा उसका नाश होता है, अर्थात उसकी मृत्यु होती है, अर्थात वो आत्महत्या इत्यादि कर लेता है। अब यहाँ पर विचार हमको ये करना चाहिए कि महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है। यदि चंद्रमा की या अष्टमेश की या द्वादशेश की या द्वितीयेश की या फिर मार्केश की यदि महादशा इत्यादि हो और उसमें प्रत्यंतर दशा यदि चंद्रमा की हो, अथवा सूर्य और मार्केश या राहु अथवा पंचमेश या फिर चंद्रमा इत्यादि हमको दिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आत्महत्या का योग अथवा हठ के द्वारा नाश का योग होता है, जिसको हम आत्महत्या ऐसा कह लेते हैं। और ये आत्महत्या जो होती है वो कई प्रकार से, जल में डूबने के कारण, फांसी इत्यादि लगाने के कारण, कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ का सेवन कर लेने के कारण, या फिर स्वतः जो है चोट इत्यादि के कारण जो है ऐसा होता है। तो वहाँ हमको विचार कर लेना चाहिए कि मंगल की युक्ति है, अगर मंगल की युक्ति है तो धारदार चीज़ों को या फिर गोली इत्यादि के माध्यम से लोग आत्महत्या करते हैं, अथवा सामान्य स्थिति है तो वहाँ पर यदि बुद्धि की स्थिति है तो वो चाकू इत्यादि से मार करके, और ऐसी ऐसी बातें होती हैं। खैर वो एक अलग विषय, उस पर फिर किसी वीडियो पे हम बात करेंगे। दूसरे स्थान पे ऐसा कहते हैं कि केंद्र स्थान गते भूमे सिंह के ये सप्तमे यदि तस्य जानीयात इच्छा मृत्युस्तदा भवेत। अर्थात केंद्र में यदि मंगल गया हो, अब केंद्र स्थान किसको कहते हैं, केंद्र कहते हैं प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव को हम केंद्र कहते हैं। तो यदि केंद्र में मंगल हो और इसके साथ साथ में सप्तम भाव में सिंहकीय हो अर्थात राहु गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी आत्महत्या कारक योग बनता है। क्योंकि कई स्थितियां देखी जाती हैं कि अवसाद से पीड़ित हैं, लोग बातचीत करते हैं कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, और परिवार के लोग परेशान होते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। तो ये तो सामान्य सा नियम है कि यदि केंद्र स्थान में यदि मंगल हो और सप्तम भाव में यदि राहु गया हो, इसके साथ ही इनकी अंतर प्रत्यंतर दशा हो, ये गोचर में दिख रहे हों, गोचर अर्थात वर्तमान की कुंडली में ये दिख रहे हों, तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या का योग बनता है। एक ये नियम है। दूसरा नियम है, यदि आय स्थान में यानी 11वें भाव में यदि चंद्रमा हो और चंद्रमा के स्थान पर यदि सूर्य गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी हठ के द्वारा आत्महत्या इत्यादि की इच्छा प्रबल होती है, यानी जातक आत्महत्या करने का प्रयास करता है। इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए उपाय यही है कि आप चंद्रमा के निमित्त उपचार करें, चंद्रमा के निमित्त दान इत्यादि करें, चंद्रमा को शांत करें। यदि चंद्रमा ठीक ना हो तो आप रत इत्यादि भी धारण कर सकते हैं, अथवा मंत्र जप इत्यादि ही करें। लेकिन जरूरी नहीं कि ये स्थिति होने पर अर्थात ग्रहों की पीड़ा के कारण ही आत्महत्या इत्यादि या मन में बेचैनी या फिर हठता या फिर डिप्रेशन, तनाव इत्यादि की स्थिति आती है। कई बार ऐसा पाया गया है कि कुछ अलौकिक शक्तियों के द्वारा या भूत प्रेताति के द्वारा या तंत्र में कई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, तंत्र में कई ऐसे प्रयोग किए भी जाते हैं, करवाए भी जाते हैं, जिससे लोगों के मन में उन्माद उत्पन्न होता है ना। कई ऐसे भूत प्रेत इत्यादि कई ऐसी बाधाएं भी देखी जाती हैं, और कई बार सामान्य रूप से ग्रहों का विचार होता है। तो यदि आप तंत्रज्ञ हैं, तंत्र को जानने वाले हैं, तो तंत्र के माध्यम से आप विचार कर सकते हैं कि क्या ऐसी हमको बाधा है। अथवा यदि सामान्य ज्योतिष इत्यादि को जानते हैं तो सामान्य ज्योतिष में भी आप देख सकते हैं। लेकिन दोनों स्थितियों को लेकर के आपको चलना चाहिए।
आप जब भी तनाव से पीड़ित हों तो आप दोनों पे बातचीत कीजिए और किसी सुयोग्य से ही बातचीत कीजिए, क्योंकि वर्तमान में अनेक ज्योतिषी भी ऐसे हैं, विभिन्न प्रकार की बातचीत करते हैं, और गली गली में आपको तंत्रक इत्यादि भी मिल जाएंगे जो तंत्र के माध्यम से तमाम प्रकार की बातचीत करने का दावा करते हैं, लेकिन वो अंदर से खोखले होते हैं। कुछ समय बाद वो आपको एंटरटेन करना या आपसे बातचीत करना वो धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बचें और जो भी सुयोग्य लोग हैं उनके माध्यम से जो भी निदान है समस्या के उस पर करें। साथ ही साथ अपने आहार व्यवहार पर ध्यान रखें, और यदि इससे संबंधित और भी आपको वीडियो चाहिए या आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।